उदारवादी राष्ट्रवाद, ये टॉपिक बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकंड का टॉपिक है और इसमें हम उदारवादी राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल, ये 1885 से 1905 तक का समय था। कांग्रेस के 20 वर्षों के इस काल में उदार तथा नरम राष्ट्रीयता की प्रधानता रही। इस युग में कांग्रेस किसी भी प्रकार एक क्रांतिकारी संस्था नहीं थी। इसके नेताओं ने ब्रिटिश सम्राट के प्रति विश्वास तथा सहयोग की नीति अपनाई तथा वे याचना, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधिमंडलों के आधार पर भारतीय जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने के प्रयास करते रहे। कांग्रेस के इस काल की सबसे बड़ी सफलता 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। उदारवादी नेताओं में प्रमुख थे A.O. हामू, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें सबसे प्रमुख गोपाल कृष्ण गोखले थे। उदारवादी नेताओं ने या उनकी हम कहें कि कार्य पद्धति की जो उदार राष्ट्रवादियों, कांग्रेस के उदारवादी पक्ष के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इस विचारधारा की जो कार्य पद्धति थी या उदारवादी नेताओं की जो कार्य पद्धति थी उसको हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं और जिसने हम कह सकते हैं कि इस विचारधारा के जो नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन पर उदारवादियों का जो प्रभाव या नियंत्रण बना, उसके लिए उन्होंने किस कार्य पद्धति को अपनाया, उसका हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति, इसमें संदेह नहीं कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का संचालन करने वाले उदार राष्ट्रीयवादी उच्च कोटि के देशभक्त थे, लेकिन वे अपनी देशभक्ति के बावजूद ब्रिटिश शासन के बड़े समर्थक थे। ब्रिटिश राज्य के उपकारों के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था और वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति भी रखते थे। दूसरे अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी अपने सहयोगियों की सामान्य भावना को ही व्यक्त करते रहे थे, जबकि उन्होंने ये घोषणा की थी कि आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा कर दें कि हम राजभक्त हैं। इन नेताओं के संबंध में एनी बेसेंट ने कहा था कि इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानने में गौरव का अनुभव करते थे। दूसरा है इसमें अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादियों को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था और वास्तव में इस विश्वास ने ही उनमें राजभक्ति की भावना को जन्म दिया था। डॉक्टर पट्याभी के अनुसार उदारवादी नेता इस बात पर विश्वास करते थे कि अंग्रेज स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं तथा उन्हें भारतीय दृष्टिकोण का सही ज्ञान करा दिया गया तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे। 12वें अधिवेशन के सभापति पद से रहमतुल्ला सयानी ने घोषित किया था कि अंग्रेज़ों से बढ़कर
सच्चा मित्र तथा सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं बसती। अन्य उदारवादी नेताओं की भी यही भावना थी। तीसरा है इसमें जो कार्य पद्धति या जो साधन थे उदारवादियों के, ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में समझना। अधिकांश प्रारंभिक राष्ट्रीय नेता पश्चिमी शिक्षा के परिणाम थे। उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात और संचार की व्यवस्था एवं स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में हमें एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की है और ब्रिटिश शासन की आंतरिक अशांति और बाहरी आक्रमण से भारत की रक्षा करने में समर्थ है। तीसरा जो साधन है क्रमिक सुधार में विश्वास। उदारवादी राजनीतिक क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास की धारणा में विश्वास करते थे। इन तथ्यों से परिचित थे कि एकदम ही प्रतिनिधि शासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तत्कालीन रूप में वे प्रशासन में आवश्यक सुधार, विधायी परिषदों, सेवाओं, स्थानीय संस्थाओं और रक्षा सेवाओं के सुधार से ही संतुष्ट थे और वे क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। उदारवादियों का उद्देश्य या इसको अपन लक्ष्य, पांचवा जो साधन है इनका, राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति। उदारवादी नेता यद्यपि सुधार में विश्वास करते थे, लेकिन इन वैधानिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे। श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही स्वशासन की बात कही थी और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा स्वशासन के इस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनाया गया। उदारवादियों की कार्य पद्धति, संवैधानिक साधनों में विश्वास। छठा जो पॉइंट है, उदारवादी हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे तथा वे संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। उनके द्वारा वैधानिक सुधार के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों का मार्ग अपनाया गया था, जिसे उनके आलोचकों ने राजनीतिक भिक्षा वृत्ति का नाम दिया था। इन उदारवादियों को क्रांति या आंदोलन की अपेक्षा निवेदन की पद्धति में अधिक विश्वास था। अब हम उदारवादियों की जो कार्य प्रणाली थी या उनके जो साधन थे उसका हम मूल्यांकन करेंगे या उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 1885 से लेकर 1905 तक जिन उदारवादियों के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व रहा, उनकी अनेक आधारों पर आलोचना की जा सकती है। वस्तुतः न तो उनकी राजनीतिक मनोवृत्ति सही थी और न उनके द्वारा अपनाए गए साधन प्रभावदायक थे। उदार राष्ट्रीयता को देशभक्ति और ब्रिटिश राजभक्ति का एक अपूर्व समन्वय कहा जाता था, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि साम्राज्यवादी ब्रिटेन के द्वारा जब भारत पर शासन किया जा रहा था तो व्यक्ति राजभक्ति या देशभक्ति में से किसी एक ही मार्ग को अपना सकता था। उनकी देशभक्ति का राष्ट्रभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी या क्षणिक रह करके
हो गई थी। उनका यह सोचना गलत था कि ब्रिटिश राज स्वयं भारत के हित में है। अपने स्वयं के स्वार्थों के कारण किन्हीं सीमित क्षेत्रों में ब्रिटेन के द्वारा भारत को भले ही भौतिक प्रगति प्रदान की गई हो, सामूहिक रूप से तो ब्रिटिश राज भारत के चतुर्मुखी विनाश का ही कारण था। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उनका विश्वास निर्मूल था। जैसा कि बाद की घटनाओं ने सिद्ध किया, साम्राज्यवादी अंग्रेज सत्य और न्याय के स्थान पर शक्ति और दबाव की भाषा ही समझते थे। इसके अतिरिक्त उदार राष्ट्रवादियों द्वारा अपनाई गई वैधानिक पद्धति प्रभावदायक नहीं थी। सन 1918 तथा उनकी अनेक प्रार्थनाओं और याचनाओं के बावजूद भी अंग्रेज शासन ने उनकी नितांत उचित एवं वैध मांगों के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई थी। उन्होंने जिन साधनों का प्रयोग किया था वे अत्यंत साधारण कोटि के थे। ब्रिटिश शासन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। बाद के उग्रवादियों के द्वारा उदारवादियों के साधनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का अपमानजनक नाम दिया गया था। उदारवादियों की सफलता और भारतीय राजनीति में उनका स्थान, काफ़ी इनकी आलोचना की गई है कि उनकी जो भिक्षावृत्ति थी, उनकी जो कार्य पद्धति थी, जिसका हम पूर्व में विस्तार पूर्वक से अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी इसके बावजूद उदारवादियों की कुछ ऐसी सफलताएं रही जिनका भारतीय राजनीति में एक स्थान है। वर्तमान समय में उदारवादियों के कार्यों की चाहे कितनी भी आलोचना क्यों न की जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन परिस्थितियों में उनके द्वारा अपनाया गया मार्ग नितांत औचित्यपूर्ण और व्यवहारिक था। भारतीय जनता में अपनी जड़ें गहरी जमा लेने के पहले यदि उनके द्वारा ब्रिटिश राज के अंत या भारतीय स्वतंत्रता की बात करना प्रारंभ कर दी जाती तो यह बचकाना बात तो होती ही, संभवतः इससे इस संस्था के अस्तित्व पर भी कुठाराघात हो जाता। उनके द्वारा अपनाया गया मार्ग नितांत स्वाभाविक और विवेकपूर्ण था और उदारवादी समय की गति के अनुसार आगे बढ़ने में पीछे नहीं रहे। उदारवादियों के कार्यों या उसकी हम कह सकते हैं कि सफलताओं का अध्ययन निम्न प्रकार कर सकते हैं। पहला है इसमें ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट करना। कांग्रेस के द्वारा अपनी स्थापना के समय से ही ब्रिटिश शासन की बुराइयां बताने और उसे जनहितकारी रूप प्रदान करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। नौकरशाही की बुराइयां बताने के क्रम में उन्होंने विदेशी शासन के दोष स्पष्ट कर दिए और उग्र राष्ट्रवादी तत्वों को विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए शक्तिशाली शस्त्र प्रदान किया। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीयता के कारण। उदारवादियों के कार्य तात्कालिक रूप में अधिक महत्वपूर्ण न होते हुए भी ऐसे थे जिनके सुदूरव्यापी और अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हुए। भारत में राष्ट्रीयता के जनक ये उदार राष्ट्रीयवादी ही थे। इन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। तीसरा है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। राष्ट्रीय आंदोलन को उनकी एक अन्य देन यह है कि उन्होंने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और उसमें प्रजातंत्र तथा स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रसारित किया। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए
एक संगठन प्रदान किया और इस प्रकार शासन से संबंधित प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना नेक्स्ट जो है इसका सफलता, या हम कह सकते हैं कि उनको जो महत्व दिया जाता है। यद्यपि उदारवादियों के द्वारा स्वयं गंभीरतापूर्वक स्वतंत्रता की मांग या इस हेतु कोई आंदोलन नहीं किया गया, लेकिन एक पृष्ठभूमि तैयार की जिसके आधार पर ही भविष्य में स्वतंत्रता हेतु विभिन्न आंदोलन किए जा सके। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। उदारवादी राष्ट्रवादियों की तत्कालिक सफलता 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। यद्यपि यह भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका, लेकिन फिर भी देश के वैधानिक विकास की दिशा में यह एक निश्चित प्रगतिशील चरण था। धन्यवाद।